Hello, my dear students. Welcome to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आपका प्री बोर्ड का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। जो भी बच्चे प्री बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं 2024-25 में, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर जो विषय है स्टूडेंट्स, वो है आपका हिंदी का विषय। यहाँ पर आपके लिए हम मॉडल पेपर इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि मॉडल पेपर से आपको ये पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में आपसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारे चैनल पर आपको आपके सभी विषयों के मॉडल पेपर प्री बोर्ड परीक्षा के उपलब्ध हैं। उसके बाद हम लोग आपके बोर्ड परीक्षा के भी मॉडल पेपर्स जो हैं वो अपलोड करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो है आपको टाइम स्टूडेंट्स वो 3.5 घंटे का मिलेगा और आपका पेपर रहेगा 70 मार्क्स का। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि एग्ज़ाम में जो भी आपको निर्देश दिए गए होते हैं, आपको वो सारे निर्देश ध्यान से पढ़ने होते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो मिस हो जाती हैं चीज़ें तो आप लोग कुछ गलती कर देते हो। तो प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो शुरुआत के 15 मिनट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे जिसमें आप अपने पेपर को पढ़ोगे। फिर इस प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न हैं स्टूडेंट्स? 7 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसमें कितने खंड करने हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। सबके मार्क्स लिखे हुए हैं, सबके डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। तो प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। तो जो आपको नहीं आएगा उसके ऊपर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले आपका खंड का है। खंड का उपखंड क क्या है? प्रत्येक खंड की उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए होंगे और एक ऑप्शन होगा जो उसमें राइट ऑप्शन होगा। तो आपको अपना सही विकल्प चुनना है और OMR शीट में उसको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स 4 ऑप्शन हैं, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, आज्ञे या फिर आपके यशपाल। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है आपका जयशंकर प्रसाद। आपको इसे लर्न कर लेना है। तितली उपन्यास के जो लेखक हैं वो है आपके जयशंकर प्रसाद। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पंचांग दर्शन के रचनाकार का नाम आपको बताना है। सदल मिश्र, मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। सारे ही ऑप्शंस आपके लिए थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं। स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मथुरानाथ शुक्ल। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 याद हो गया होगा। अगर आप सारे के सारे मॉडल पेपर्स को देख लेंगे तो हो सकता है कि उनमें से एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आएंगे, सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है मेरी असफलताएं। ठीक है, मेरी असफलताएं जो है वो किस विधा की रचना है? इसकी हमें विधा बतानी है। जीवनी है, आत्मकथा है, कहानी है या फिर कोई एक नाटक है। तो बच्चों, यहाँ पर मेरी असफलताएं जो है वह एक आत्मकथा है। तो इसका आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध गद्य गीतकार है। 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? राय कृष्ण दास, अज्ञे, यशपाल या फिर आपके जयशंकर प्रसाद। गद्य गीतकार का नाम आपको बताना है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास एक प्रसिद्ध गीतकार है। मेरा परिवार के रचयिता कौन है? पंडित श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, यशपाल या फिर आपके अज्ञे। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। मेरा परिवार जो है वो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। कला पक्ष की प्रधानता किस काल की प्रमुख प्रवृत्ति है?
आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल की बच्चों, या फिर आधुनिक काल की? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रीति काल की। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्ति है शोषितों के प्रति सहानुभूति, कल्पना का प्राचार्य, प्रकृति का मानवीकरण, या फिर आपका पिंगल भाषा का प्रयोग। इसका आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का शोषितों के प्रति सहानुभूति। 7 का आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? देव, पद्माकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर आपके बिहारी? इसका आंसर है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, 8th वाले का है आपका सी आंसर। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, केशवदास, या फिर आपके कृष्णदास? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नंददास। राय पंचाध्यायी के रचयिता हैं आपके नंददास। भारत भारती के रचयिता कौन है? आई होप कि आपको ये वाला आंसर आता होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, आपके स्कूल में भी आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है भारत भारती के रचयिता कौन है? निराला, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, या फिर आपके मैथिली शरण गुप्त? इसका आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त इसके रचयिता हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो है आपके रसों से संबंधित। आपको पता होगा कि जो भी कविताएं वगैरह हम लोग पढ़ते हैं उसमें रस होता है। जैसे कि अगर कोई कविता ऐसी है जिसमें देशभक्ति की भावना हमें दिखाई दे रही है तो उसमें वीर रस है, किसी में हमें गुस्सा दिखाई दे रहा है तो उसमें क्रोध रस है। तो इस तरीके से बताना है कि जो करुणा रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है? रति, उत्साह, शोक, या फिर आपका क्रोध? तो आपके करुण जो रस है, आपका करुण रस, इसका जो है स्थायी भाव होता है आपका शोक। नेक्स्ट है आपका आए महंत बसंत। पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। अगर आप सभी ने रस और अलंकार पढ़े होंगे तो ये वाला आंसर आप लोग कर पाएंगे। आए महंत बसंत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार स्टूडेंट्स, या फिर आपका यमक अलंकार? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। देन हमारा 13th क्वेश्चन है प्रतीक चरण में 11 से 13 पर यति होती है किसमें? दोहे में, रोला में, सोरठा में, या फिर आपके चौपाई में? 13th का आंसर है आपका बी, रोला में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सहयोग में प्रयुक्त उपसर्ग अप, अधि, सह, या फिर सु? ठीक है, यहाँ पर हमें उपसर्ग बताना है तो बहुत ही इजी है। जो उपसर्ग होते हैं बच्चों वो शब्द में आगे लगते हैं। तो सहयोग में जो उपसर्ग है वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका सह। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट है वह 4 बजे तक सोएगा वाक्य में कर्मवाच्य में परिवर्तन है। इसका इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। उसके द्वारा 4 बजे तक सोया जाएगा, या वह 4 बजे तक सोएगा, या उसके द्वारा 4 बजे तक सोया गया, और या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उसके द्वारा 4 बजे तक सोया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट पे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें हमसे पूछा है घी और शक्कर। ठीक है, घी शक्कर का समास विग्रह आपको बताना है। और शक्कर घी में, शक्कर घी की, या घी और शक्कर, या शक्कर घी पर? 16th, तो 16th का होगा आपका सी वाला। ठीक है, जिसमें हमने क्या लिखा हुआ है? घी और शक्कर। तो आपने देखा कि आपके एग्जाम में समास से और अलंकार से और आपके रसों से काफ़ी सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको ग्रामर को भी ध्यान से पढ़ना है। अब है हमारा 17th क्वेश्चन। कर्ण का तद्भव शब्द आपको बताना है। कान, करण, काम, या फिर कोना? कर्ण का तद्भव शब्द क्या है हमारा? ये है हमारा कान है। ऑप्शन नंबर ए। मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र, संयुक्त, या फिर आपका कुटिल वाक्य? इसका आंसर क्या होगा आपका? संयुक्त वाक्य। युष्मत का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप है।
त्वत, त्वः, तव या फिर यूयम। सो 19th का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, त्वत। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। पुस्तक किसकी है? रेखांकित पद का परिचय देना है आपको। तो यहाँ पर इसका जब भी हम पद परिचय देते हैं तो हमें बताना होता है कि उसमें कौन सी संज्ञा है, कौन सा उसमें लिंग है और कौन सा उसमें कारक है। तो जो आपका 20 है स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, सार्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग। ओके, सो ये जो है आपका सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है और ये स्त्रीलिंग वाक्य है। अब हम लोग चलेंगे अपने खंड ब पर, जिसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। सो आपको सबसे पहले क्या दिया जाएगा? आपको गद्यांश दिया जाएगा। सो आप लोगों ने देखा कि आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे गए एमसीक्यू वाले, देन 21st क्वेश्चन आपका गद्यांश है। भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर और गांव-गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए-नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं, इसलिए नए-नए सुधार भी होते जाते हैं। ना दूसरों का अंत है, ना सुधारों का। जो कभी सुधर थे वही आज दोष हो गए और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। सो ये रहा आपका पूरा का पूरा गद्यांश। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि गद्यांश कहाँ से लिया गया है। सो पहला जो क्वेश्चन है क्या है, उसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ में आप लोगों को बताना होगा कि ये कहाँ से लिया गया है। सो ये लिया गया है आपके क्या लिखू से लिया गया है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा यह लिखा गया है। फिर आपका दूसरा है, इसकी व्याख्या आप लोग कर लेंगे। दोषों का अंत क्यों नहीं होता, इस प्रश्न का आपको आंसर देना है इस गद्यांश में से पढ़कर। फिर आपको दूसरा गद्यांश दिया हुआ है, इसलिए मृत्यु शायद फिर भी आपको बीच में देखो जब भी अथवा लिखा रहता है ना, तो आपको दोनों में से बच्चों एक ही करना होता है, तो आपको जो इजी लगे आप वो वाला कर सकते हैं। इसलिए मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, बनिस्पत इसके ही हमें अपने गुणों को कुंठित बनकर जीना पड़े। चिंता दुग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जर्लब होना आदमी जहर की एक चलती फिरती गाडरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। तो ये जो मतलब आपका गद्यांश है, इसका नाम क्या है? ये लिखा जो गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है स्टूडेंट्स? ये लिखा गया है आपके रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और कहाँ से लिया हुआ है ये आपका गद्यांश? ये लिया गया है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, किससे लिया गया है स्टूडेंट्स? ईर्ष्या। ईर्ष्या आपको पता है ना, जो दूसरों से जलन होती है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है, मेरे मन से, इससे ये लिया गया है। अब इसके बाद है रेखांकित जो अंश है, आप लोगों को उसकी व्याख्या करनी है। फिर ईर्ष्यालु और चिंताग्रस्त आदमी में क्या अंतर होता है? जो इंसान ईर्ष्यालु है और एक आदमी चिंताग्रस्त है, उन दोनों में क्या अंतर है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसके अंदर आपको एक पद दिया गया है, ठीक है। सो ये वाला जो आपका पद है वो कहाँ से लिया हुआ है ये आपको बताना है। सबसे पहले पद आप लोग देख लेंगे, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतु सो गयो, श्याम संग को अवराधो ईस, ठीक है। शिथिल भई सभई माधो, बिनु जथा देह बिनु सीस, श्वासा अटकीरही आशा लगी, जीवही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूरदास रसिकन की बतियां पूर्वो मन जगदीश। सो यहाँ पर हमको सूरदास लिखा हुआ दिख गया है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये किसके द्वारा रचित है। यह रचित है सूरदास के द्वारा, लेकिन लिया कहाँ से गया है ये आपको बताना है, ठीक है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सूरदास के भ्रमर गीत से लिया हुआ है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं। फिर यहाँ पर जो आपको रेखांकित जो आपको दिया हुआ है अंश, इसके आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स, इसकी आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या करने में क्या होता है कि जो भी आपकी लाइंस होती हैं आप लोग उनको पूरा ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आप शुरू में लिख सकते हैं कि यह जो पद है यह भ्रमर गीत प्रसंग से लिया हुआ है,
जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां जो हैं वो क्या हो जाती हैं, अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं। ठीक है, ये वो वाली स्टोरी है। तो वो क्या कहती हैं, जो गोपियां हैं वो उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। ठीक है, सो यहाँ पर किसकी दशा बताई, व्याख्या में आप लोग ये सब लिख सकते हो कि यहाँ पर जो है गोपियां हैं उनकी दशा बताई गई है। ठीक है, सो अब वो क्या कहती हैं, फिर श्री कृष्ण के बिना हमारी जो सारी इंद्रियां हैं, जो भी गोपियों की इंद्रियां हैं वो सारी की सारी क्या हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, वो सही से काम नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि इस पद में गोपियों की विरह दशा और श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है उसका एक मार्मिक वर्णन किया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर जो रस है वो आपको श्रृंगार रस मिलेगा, वियोग मिलेगा, और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें आपसे कहा है शकल योग के ईस किसे कहा गया है, ये आपको बताना है। शकल योग के ईस किसे कहा गया है ये आप लोग बताएंगे। देन फिर आपका दूसरा है मानुष हो तो रसखानी वाला, जो कि किसके द्वारा लिखा हुआ है, रसखान के द्वारा लिखा गया है। रसखान के जो सवैये हैं उनसे यह लिया गया है। आप सभी को सवैये आपने पढ़े होंगे अपनी किताब में, तो रसखान के सवैये से ये लिया हुआ है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है इसका, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तब कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेउ मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कदम्ब जो पेड़ होता है, खग होता है आपका पक्षी, मनुष्य है ना, फिर मानुष का मतलब आपका मनुष्य है, पहान का मतलब आपका पहाड़ है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं। सो सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है। तो ये जो है आप लिखेंगे कि ये जो है रसखान के सवैयों से लिया हुआ है। और जो ये वाला क्वेश्चन है कि इसकी कौन सी भाषा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बता देंगे, इसकी भाषा है आपकी ब्रज भाषा है। अब इसकी व्याख्या में आप लोग क्या लिखेंगे, सो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि व्याख्या में आपको कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड करने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब व्याख्या वाला जो टास्क होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हर बच्चे को समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि जो रसखान है वो इस सवैये में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं और वो किसी भी तरीके से ब्रज में ही जुड़े रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यदि वो अगले जन्म में, ये लिखा है ना मानुष हो, तो अगर वो मनुष्य बने तो ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाला बनकर ही आए, और वहीं यदि वो पशु बने तो नंद बाबा की गाय बने, और अगर वो पत्थर बने तो क्या बने, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने, जिसे कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उठाया था। सो यहाँ पर ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि जो रसखान है वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी हालत में बच्चों ब्रिज में ही रहना है। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत बन जाऊं, क्योंकि गोवर्धन पर्वत को जो है श्री कृष्ण ने उठाया था, और यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो कालिंदी नदी, कालिंदी यहाँ पर जो है बच्चों, कालिंदी जो है ये आपकी यमुना रिवर को कहा गया है। कालिंदी नदी के किनारे रहने वाले कदम्ब, आप सभी को पता होगा कि वहां पे यमुना के किनारे कदम्ब के ट्रीज हैं, तो वहां पर उन डालियों पर रहने वाले पक्षी बन जाऊं। तो यानी कि जो रसखान है वो उन्हें ब्रजभूमि से इतना लगाव है कि वो किसी भी हालत में किसी भी रूप में ब्रजभूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं। सो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 22 तक सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, और अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे जो है बच्चों आपको एक संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है। संस्कृत का जो गद्यांश है इसको आपको हिंदी में क्या करना है, इसका अनुवाद करना है, इसे आप लोगों को ट्रांसलेट करना है। सो आप लोग देख सकते हैं, इसको पूरा पढ़ सकते हैं। दो आपको दिए हुए हैं, आप दोनों में से कोई एक कर लेंगे। फिर यहाँ पर अगला है संस्कृत के जो पद दिए हैं इनके भी आपको संदर्भ लिखने हैं और हिंदी में इनका अनुवाद करना है। फिर अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। कर्मवीर भारत के षष्ठ सर्ग की कथा वास्तु लिखिए, या कर्मवीर भारत की नायक की चारित्रिक विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको कर्मवीर भारत जो खंड काव्य है उसका जो नायक था
भरत, उसका उसके चरित्र के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में बताना है, जिसमें आप लोग बताएंगे कि जो भरत है वो एक आज्ञाकारी पुत्र था और एक आज्ञाकारी शिष्य था, और उसके मन में राज्य की राजगद्दी पाने का बच्चों कोई भी लोभ नहीं था। तो दूसरा पॉइंट आप लिख देंगे कि वो लोभ रहित था और 14 वर्ष तक राज्य सुखों का उसने परित्याग करा, कुटिया में उसने अपना जीवन बिताया और अपने भाई राम के प्रति प्रेम से वो भरा हुआ था। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको दूसरा दिया हुआ है जिसके अंदर आपको क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में। सो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि जो भी आपके लेखक हैं उनके जीवन परिचय आपको देने हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को 3 दिए हुए हैं, चॉइस है, यानी कि आप रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश भारती या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी के भी जीवन परिचय लिख सकते हैं। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल में आप लोग लिख सकते हैं कि वो हिंदी के आलोचक थे, कहानीकार थे, निबंधकार थे, ये सारा आप लोग बता सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। उन्हें आचार्य शुक्ल भी कहा जाता था और उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास नाम की कोई किताब लिखी थी, और भी उनके काम है जैसे कविता क्या है, चिंतामणि, ये सब उन्होंने लिखा। उसी तरीके से आप लोग दूसरे में भी दिया हुआ है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय देना है, जिसमें आप लोग तुलसीदास जी का जीवन परिचय दे सकते हो। काफ़ी आसान होता है, काफ़ी सारे बच्चे तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखते हैं। फिर आप लोगों को महादेवी वर्मा का भी लिख सकते हो या फिर सुमित्रा नंदन पंत का भी लिख सकते हो। तो तुलसीदास जी जो हैं उनका जो नाम है वो क्या है, तुलसीदास, और पूरा नाम क्या था, राम बोला दुबे, और उनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था बच्चों तुलसीदास जी का, आप लोग याद कर लेंगे। 1532 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। ठीक है। और उनका परिवार और बचपन के बारे में आप लोग बताएंगे, उनकी शिक्षा के बारे में आप लोग बताएंगे, उनका विवाह आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, और उसके बाद कैसे उनको हनुमान जी और राम जी के दर्शन हुए थे वो आप लोग बता सकते हैं उसके अंदर। फिर रामचरितमानस उन्होंने लिखा, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। तुलसीदास जी की और भी रचनाएं हैं, ठीक है, जैसे कि रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, इतनी सारी हैं। तो अगर आप लोग तुलसीदास जी का लिखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी ये हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए, कोई भी एक श्लोक जो आपको आता हो और जो इस प्रश्न पत्र में भी ना लिखा हो वो आपको लिखना है। देन फिर है, विद्यालय में अन्य विद्यालय से छात्रों के साथ मैच खेलने हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। आप सभी को पत्र का फॉर्मेट पता होगा। पत्र में वही हम लोग लिखते हैं, ऊपर सेवा में प्रधानाचार्य जी, फिर अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं, ये सारी डिटेल्स हम लोग लिखते हैं। फिर दूसरा क्या है, सड़क निर्माण तथा जल भराव की समस्या के निवारण हेतु जल अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो समाचार पत्र के संपादक को जब आप लोग पत्र लिखते हो तो आपको फिर ऐसे मतलब उसमें लिखना पड़ता है कि द एडिटर, और जिस भी आप समाचार पत्र वाले को लिख रहे हो, जैसे आप द हिंदू वाले को लिख रहे हो तो समाचार पत्र का आपको नाम भी लिखना होता है। तो अगर आप लोगों को इजी वाला करना है तो आप लोग विद्यालय वाला कर सकते हैं। देन निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देने हैं। सो यहाँ पर आपको दे रखे हैं 4 क्वेश्चन, कोई 2 आप लोग संस्कृत में कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें आपको निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर बच्चों निबंध लिखना है। ये आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बताती हूँ कि निबंध आपको लिखना कैसे होता है। सबसे पहली चीज़ देखो, आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आपको 5 टॉपिक दिए हुए हैं, सबसे पहले आप ये पाँचों टॉपिक को ध्यान से पढ़ो और अपने दिमाग में सोचो कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज है। जैसे कि पहला है योग शिक्षा की आवश्यकता, दूसरा मनुष्य अपनी भाग का स्वयं निर्माता है, या वर्तमान समय में समाचार पत्रों की उपादेयता, देश प्रेम या बढ़ती आबादी सिमटते साधन। सो यहाँ पर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा इजी आपको लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग योग वाला ले सकते हो या फिर आप बढ़ती आबादी वाला भी ले सकते हो। ठीक है। अब जब भी आप लोग निबंध लिखोगे तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन जो लिखते हो ना आप लोग, उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परिचय। तो आप लोगों को परिचय लिखना होता है। तो जो भी टॉपिक है उसमें आप लोग परिचय लिख लो कि बढ़ती आबादी, उसमें आप लोग बताओगे कि आबादी आखिर है क्या, कि आबादी का मतलब क्या होता है, आबादी बढ़ मतलब कैसे रही है, ऐसे मतलब 1-2 लाइन में आप लोग बता दोगे। ठीक है। फिर आप लोग अपने जो आपका मतलब निबंध है उसकी बॉडी, जो बीच वाला पैराग्राफ होता है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लिखना है आपको, उसमें आपको सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है।
जैसे कि सबसे पहले आप लोग लिखोगे बढ़ती आबादी के कारण क्या-क्या हैं, ठीक है? आपने सारे कारण बता दिए कि जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये एक कारण है, या फिर भारत जैसे देश में जो लोग हैं उनको लड़के की चाह होती है जिसकी वजह से आबादी बढ़ जाती है। सो ये सारे आप लोग कारण दे दोगे। और दूसरी चीज़ आप फिर बताओगे कि बढ़ती आबादी के क्या फ़ायदे हैं? क्या बढ़ती आबादी के कोई फ़ायदे होते हैं? फ़ायदा जब होता है जब हम हमारे जो मानव संसाधन है उसको बहुत अच्छा पढ़ा लें, लिखा लें, तो वो हमारा फ़ायदा बन जाता है। वहीं कहीं न कहीं फिर हमें ये नुकसान देता है। तो हम इसके फ़ायदे और नुकसान बता देंगे। फिर हम बताएँगे साधन का क्या मतलब है, जैसे कि जो हमारे संसाधन हैं, जो भी हमारे संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि आपकी अ धरती पे उपलब्ध है, पानी है, हवा है, तो कैसे ये जो साधन है वो सिमटते जा रहे हैं, दिन पे दिन हमने संसाधनों को कितना ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से हमारे सारे संसाधन खराब हो गए हैं। तो ये हम कारण बता देंगे। और फिर लास्ट में आप लोगों को क्या लिखना है? लास्ट में आपको लिख देना है अपना निष्कर्ष। सो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारे बताए हुए रास्ते पे चलोगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करोगे, पेपर्स को सॉल्व करते रहोगे, बुक्स में से पढ़ते रहोगे, यहाँ पर जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, वो सारे टॉपिक्स आप लोग कवर करोगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मैं देखती हूँ कि सारे बच्चे हमारे वीडियोज़ को तो देखते हैं लेकिन लाइक कोई भी नहीं करता। सो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि अभी मैं और भी आपके प्रीवियस ईयर आई मीन मॉडल पेपर्स लेकर आऊँगी और भी सब्जेक्ट्स के, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेंगे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में।